हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के साथ आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है। इस क्वेश्चन पेपर को ना आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या आपको थोड़े से इजी से क्वेश्चन मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन। तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये पेपर तो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपके इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझना। इन क्वेश्चन पेपर्स को करके आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एस्टेट बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आपके पेपर में देता है। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्धमान विकास के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं है तो मतलब 3 ऑप्शन आपके ठीक होंगे वर्धमान विकास से रिलेटेड, और एक क्या होगा, रॉन्ग होगा, और जो रॉन्ग होगा वही आपका ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए, जो आपका वर्धमान विकास होता है पैर से सिर की तरफ होता है, निकट से दूर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, या वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया से होता है। देखिए यहाँ पर मैं, आप एक छोटा बच्चा देखना, जो 4-5 महीने का जो बच्चा होता है ना, उसको देखना। ठीक है, पहले 4-5 महीने के बच्चे की क्या है, गर्दन जच जाती है। ठीक है, पहले बच्चे की गर्दन स्टेबल होती है, धीरे धीरे फिर बच्चा क्या धीरे धीरे बैठना शुरू करता है। उसके बाद जैसे बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, 1.5 से 2 साल के करीब होता है, तो बच्चा क्या चलना शुरू कर देता है। तो पहले तो बच्चे की गर्दन का विकास हुआ है ना, बच्चे की पहले गर्दन स्टेबल हुई है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि पहले सिर का होगा, फिर वो बच्चा बैठना स्टार्ट करेगा और फिर धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है पैर से सिर की तरफ थोड़ी ना होता है, पहले बच्चा चलना थोड़ी ना शुरू करता है, तो ये फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है निकट से दूर की तरफ। बिल्कुल, देखिए पहले जो बच्चे का विकास है ना वो सेंटर की तरफ होता है, उसके बाद उसका विकास क्या है, बाहर की तरफ होता है। पहले बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे के हाथ पैरों की मांसपेशियां क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो पहले बीच में रीढ़ की हड्डी तो बीच में होती है ना, पहले वो स्ट्रॉन्ग होती है, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों की मूवमेंट बच्चे की होती है। ठीक है, तो निकट से दूर। ठीक है, थर्ड है सिर से पैर। बिल्कुल, पहले सिर का विकास होता है फिर पैरों का। फोर्थ है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। बिल्कुल, बच्चे का जो भी विकास होता है हमारी हेरिडिटी और हमारे वातावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑप्शन हो गए ठीक, और ये फर्स्ट आपका ये क्या इन्होंने रॉन्ग बता रखा है, तो जो रॉन्ग है वही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है ना। तो ये आपका इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और देखिए वर्धमान विकास से रिलेटेड है ना, मैंने पूरा टॉपिक बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ चैनल पर समझा रखा है। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको बिल्कुल डीपली समझ में आ जाएगा वर्धमान विकास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पर नहीं की बात कर रखी है। देखिए संरचनात्मक आकलन क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि FA इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं। और अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बोलूँ तो जो आपके यूनिट टेस्ट नहीं होते हैं बच्चों के, उसको ही बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो उसके लिए बताना है कि कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। पहला प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी तो जरूरी, प्रश्नोत्तर तो होंगे ही होंगे उसके अंदर, है ना, टेस्ट में प्रश्न तो देने ही पड़ेंगे। सेकंड है ग्रुप डिस्कशन। बिल्कुल, देखिए जब हम बच्चे को टेस्ट देने के बाद हम बच्चे के साथ उसकी गलतियां या जो उन्होंने अच्छा किया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सृजनात्मक आकलन का मतलब यही होता है ना कि जो बच्चे ने अगर गलतियां या कमी की है उनको हम दूर कर सकें, उन्हें बच्चों को समझा सके, डिस्कशन करें उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो एक ग्रुप डिस्कशन भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जेशन भी होगा, वार्तालाप भी होंगी। ठीक है, आपस में बच्चे एक दूसरे से भी कन्वर्जेशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, प्रश्न उत्तर आते ही आते हैं उसमें। इसका ऑप्शन होगा थर्ड। थर्ड देखते हैं क्रिटेरियन रेफर्ड टेस्ट। ठीक है, मानदंड संदर्भित परीक्षण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ पर क्रिटेरिया, क्रिटेरिया का मतलब क्या है, एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, क्रिटेरिया निर्धारित कर दिया जाएगा। जैसे ये जो क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं ना, ये मोस्टली हम किस में करते हैं, एसए में करते हैं, है ना, समेटिव असेसमेंट में करते हैं। जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर हम क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं कि भाई 33% वाला बच्चा क्या है, पास होगा। लेकिन जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, संरचनात्मक आकलन बोल दो उनको या FA बोल दो, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल दो, उनमें क्राइटेरिया निर्धारित नहीं होता है। उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, एक वे रेगुलर टेस्ट होते हैं और उसमें हम बच्चे को क्या है, उसकी कमियां वगैरह उसमें दूर करते हैं। ठीक है, तो अगला
इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नहीं होता है इसमें। थर्ड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति प्रेम तथा पितृ के प्रति विरोध की भावना दर्शाने लगता है। देखिए यहाँ पर बालक यानी कि मेल की बात हो रही है, इधर देखते हैं इंग्लिश में देखते हैं, ड्यू टू विच डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स मेल। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो मैंने पहले भी आपकी वीडियो में बता रखा है कई बार कि अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार उसको इंग्लिश में भी जरूर पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि क्या है कई बार वो हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है और इंग्लिश में थोड़ा ईजी लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है लड़का, वो मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है, पापा से इतना नहीं करता है। वहीं पर अगर लड़की की बात करें, लड़की भी अपोजिट होती है, लड़की मम्मी से इतना प्यार नहीं करती जितना पापा के प्रति ज़्यादा उसका लगाव होता है। तो इसका क्या रीज़न है, देखिए ये सब होता है। अगर लड़के की बात आ जाए कि लड़का मम्मी से ज़्यादा लगाव क्यों रखता है 4 से 5 साल की उम्र में, तो इसका रीजन है ओडिपस ग्रंथि। ठीक है, और अगर लड़के का आ जाए, देखिए अगर लड़के का आ जाए कि लड़का मम्मी से ज़्यादा क्यों वो रहता है, तो इसका रीजन होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोल दो या ओडिपस ग्रंथि बोल दो। ठीक है, अगर लड़की की बात आ जाए कि लड़की क्या है अपने पापा से ज़्यादा अटैच क्यों रहती हैं, तो इसका रीजन होता है इलेक्ट्रा, लड़की के लिए होता है इलेक्ट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा हुआ लड़के का, तो देखते हैं पीयूष ग्रंथि नहीं होगा, थायराइड ग्रंथि नहीं होगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की के लिए है, लड़की पापा से ज़्यादा अटैच रहती है, और ओडिपस ग्रंथि होता है लड़के के लिए कि लड़का मम्मी से ज़्यादा अटैच रहता है, ज़्यादा लगाव रखता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता आप लोगों को पता होगा कि हर एक आदमी दूसरे आदमी से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो बताइए किस किस वे में भिन्न होता है। पहला आपको दे रखा है वंशानुक्रम। ठीक है, बिल्कुल वंशानुक्रम की वजह से हर एक आदमी दूसरे इंसान से भिन्न हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना, जैसे हाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीन्स से हमें मिलती है ना, वंश से हमें मिलती है, माँ बाप से हमें मिलती है। वातावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। आप खुद से देख लो, हमारे इंडिया के जो इंसान हैं और अमेरिका के हैं, दोनों दिखने में ही अलग लग जाते हैं, है ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, तो वातावरण का होता ही है। थर्ड है मैच्योरिटी, बिल्कुल देखिए जो आदमी जितना मैच्योर होगा उसकी बातें अलग लेवल की होंगी, छोटे बच्चे की अलग लेवल की होंगी, थोड़ा और बड़ा बच्चा है वो थोड़ी अलग बातें करेगा, और एक जो थोड़ा मैच्योर आदमी होगा वो अलग बात करेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस तो है ना, मैच्योरिटी का बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंस है। फोर्थ आपका निर्देशन। अब देखिए निर्देशन का क्या काम है, हम किसी को गाइड कर रहे हैं, तो ये थोड़े उससे क्या दोनों आदमी अलग अलग हो जाएंगे, दोनों आदमी भिन्न हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है पूछ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समवर्ती कार्यक्रम नहीं है। देखिए आप लोग को पता होगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमेशा समवर्ती कार्यक्रम चलते रहते हैं, एनरिचमेंट प्रोग्राम होते हैं। क्या होता है, देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है ना, एनरिचमेंट प्रोग्राम, इसको मैं इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने लेवल का वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और जब हम उसी लेवल का बार बार उन बच्चों को करवाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया करने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों के लिए कौन सा इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हमें लेके आना चाहिए, ताकि वो बच्चे जिस लेवल पे हैं उससे और आगे इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपका ऑप्शन है पाठ्यक्रम में समृद्धि, एनरिचमेंट ऑफ क्यूरिकुलम। बिल्कुल देखिए जो उनका पाठ्यक्रम है, जो एक नॉर्मल पाठ्यक्रम होता है जो सब बच्चों का होता है, ठीक है, उससे थोड़ा हाई लेवल का हमें उनका रखना चाहिए। ठीक है, पहले नॉर्मल उनका क्यूरिकुलम जो सब बच्चों का वो कंप्लीट करवाएं, उसके बाद एक्स्ट्रा करवाएं। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड है वर्ग उन्नति यानी कि ग्रेड एक्सीलरेशन। देखिए वर्ग उन्नति का एक मोटा सा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो सेकंड क्लास का बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है, उसने कई बार कर लिया है, कहीं से कुछ भी करवा लो बहुत अच्छे से करता है, तो क्या है उसका अगली क्लास में हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे सेकंड है तो थर्ड क्लास में वो प्रमोट हो सकता है बच्चा। ठीक है, तो वर्ग उन्नति यानी कि उसके वर्ग की उन्नति कर देंगे, क्लास की उन्नति कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड देखिए विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेज। बिल्कुल
ऐसे गिफ्टेड बच्चों के लिए क्या है, कुछ अलग से स्पेशल क्लासेस भी लगा सकते हैं जो उनके क्यूरिकुलम से क्या है थोड़ी हटके हों। ठीक है, ये करने का सारा रीजन क्या होता है कि बच्चा क्या है इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि एक लेवल तक वो कर चुका है, एक लेवल तक वो पढ़ चुका है, वही बात रिपीट रिपीट करके वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, है ना। तो उनके लिए हम कुछ अलग से स्पेशल क्लासेस लगा सकते हैं। फोर्थ आपका विशिष्ट आवासीय विद्यालय, स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल। नहीं, देखिए हम उन्हें रहने के लिए अलग से स्कूल थोड़ी ना खोल लेंगे। ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए ही अलग से स्कूल थोड़ी ना खोलेंगे कि बच्चा वहीं पे रह ले, वहीं पे रेजिडेंस करे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ रोंग, है ना। तो इन्होंने नहीं ही पूछा है, तो यही मतलब अलग है, यही रोंग है और यही आपका आंसर है। तो फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बाकी ये तीनों आपको प्रतिभाशाली बच्चे के लिए करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है। देखिए जो मिलर जी थे वो कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, है ना। और उन्होंने क्या है अनुकरणात्मक व्यवहार को 3 हिस्सों में बांटा था कि कोई भी आदमी है वो 3 ही तरीके से व्यवहार करता है। कौन कौन सा, एक तो समान व्यवहार, मान लो कोई एक आदमी है, दूसरा आदमी भी उसके समान ही व्यवहार करे। ठीक है, एक तो गया समान व्यवहार। ठीक है, दूसरा है आपका कॉपी बिहेवियर था। ठीक है, ये रहा थर्ड, प्रतिलिपि व्यवहार बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, यानी कि एक आदमी जैसा कर रहा है दूसरा उसकी कॉपी कर सकता है। ठीक है, और थर्ड देखते हैं सुमेलित आश्रित व्यवहार, मैच्ड डिपेंड बिहेवियर। यानी कि वहाँ से मैच डिपेंड बिहेवियर में क्या होता है, यहाँ से एक इंसान दूसरे से क्लू ले सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, क्लू ले सकता है, थोड़ा सा आइडिया ले सकता है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो ना तो उसकी कॉपी करे ना बिल्कुल सेम सेम करे, बल्कि क्या करे उसके व्यवहार से थोड़ा सा आइडिया लेके वो क्या कर सकता है, अपने अंदर चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो मिलर और डोलार्ड जी ने 3 प्रकार बताए थे, समान व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार, सुमेलित व्यवहार। और जो नहीं बताया था वो कौन सा बताया था, सेकंड नहीं था। और सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। देखिए ये ना कई बार आ चुकी है डेफिनेशन ना शिक्षा मनोविज्ञान की, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की वह ब्रांच है जो टीचिंग को और लर्निंग से क्या है संबंधित है। ठीक है, और ये बात किन्होंने कही थी, ये बात कही थी हमारे स्किनर जी ने ये वाली डेफिनेशन दी थी। ठीक है, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब ही क्या है, टीच करना और लर्न करना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक है जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ है। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है, आप लगभग 10 साल का लगा लो। ठीक है, 10 साल का बच्चा जिस क्लास में, कौन सी क्लास में होगा, 3rd-4th क्लास में होगा बच्चा। अब वो 3rd-4th क्लास का बच्चा 2nd क्लास का काम करने में भी क्या समर्थ नहीं है, तो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका मानसिक रूप से मंदित बालक, नहीं। सेकंड है शैक्षिक रूप से पिछड़ा, बिल्कुल। ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, जो एजुकेशन में थोड़ा पिछड़ जाते हैं ना, एजुकेशनल रिटार्डेड बच्चा बोला जाता है। ठीक है, मूर्ख बेवकूफ़ नहीं, मूर्ख और जो बेवकूफ़ होते हैं ना उनका तो आईक्यू लेवल ही बहुत कम होता है, और इडियट का भी। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो क्या है आईक्यू पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है कि बच्चा का आईक्यू ठीक है पढ़ लेता है, लेकिन वो क्या एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत मैंने ना ये वाला ना बुद्धि से रिलेटेड सारी वीडियो चैनल पर अपलोड है, विथ ट्रिक्स, फनी ट्रिक्स के साथ है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बुद्धि का टॉपिक आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मैंने पहले भी बोला था कि सब क्या करने लग गए थे कि बहुबुद्धिमान है, बहुबुद्धिमान है, ये बात सुनकर सास का मन क्या हो गया था, गार्डन हो गया था ना। आप चैनल पर जाकर देखना ये वाली वीडियो, बहुबुद्धिमान है दिल गार्डन हो गया। तो बहुबुद्धि किन का सिद्धांत किन्होंने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी। देखिए जो जेंडर स्कीमा जो थ्योरी थी ना वो हमारी प्रस्तावित की थी SL बेम ने। और ये जेंडर स्कीमा थ्योरी क्या होती है कि जैसे आप मान लीजिए इस थ्योरी का अगर मैं मोटे तौर पर बोल लूँ, आपने अपने इधर देखा होगा, इंडिया में देखा होगा कि जो मोस्टली मैन हैं वो क्या है मतलब जॉब करते हैं या वर्किंग है, लेकिन जो घर पे रहती हैं हाउस वाइफ हैं वो क्या करती है, घर का काम करती हैं।
तो यहाँ पर क्या है, एक जेंडर स्कीमा बना हुआ है ना, एक दिमाग में संज्ञानात्मक बात बनी हुई है, मानसिक ये बात बनी हुई है कि हाँ जो लेडीज हैं वो घर का काम जरूर करेंगी, चाहे वो जॉब करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो यही थ्योरी कहती है कि जेंडर स्कीमा थ्योरी कहती है यही है कि जिस भी हम संस्कृति में रहते हैं ना, जिस भी कल्चर में रहते हैं, तो बच्चे वहाँ की संस्कृति में ऑब्जर्व करते हैं कि इस जेंडर की क्या विशेषताएं हैं, इस जेंडर को क्या करना है। ठीक है, तो ये थ्योरी बताती है, इजी सी थ्योरी है। ठीक, और किन्होंने दी थी, SL बेमजी ने दी थी। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरक नहीं है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरक कौन से होते हैं, जो आपको अंदर से मोटिवेट करें। ठीक है, तो देखिए कौन सा नहीं है, प्रशंसा। प्रशंसा क्या है, आंतरिक थोड़ी नहीं, तो भाई है, कोई बाहर का आपकी प्रशंसा करेगा तो ये बाह्य अभिप्रेरक है। चिंता आंतरिक होती है। उपलब्धि की आवश्यकता, किसी चीज़ को प्राप्त करने की आवश्यकता, किसी चीज़ को अचीव करने की आवश्यकता, ये भी आपकी इंटरनल होती है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। फोर्थ आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा का स्तर, जो आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाते हो, है ना, वो भी क्या आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बाह्य होगा वो कौन सा होगा, आपका प्रशंसा होगा। ठीक है, प्रशंसा बाह्य है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा आंतरिक नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी आए हुए हैं इस वाले एस्टेट में ना, और आप ये मत बोलना मैम आप इतने इजी क्वेश्चंस क्यों लेके आए। भाई एस्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया हुआ है ये ना, तो इतना इजी ही क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा रही हूँ। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, वाइगोत्स्की जी का इतनी बार रिपीट हो रखे हैं ये वाले। वाइगोत्स्की की थ्योरी हर बार आती है आपके एस्टेट में। कौन सी थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की जी ने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था ना। ठीक है ना, सोशल कल्चरल थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, तो देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट समीपता का सिद्धांत। नहीं, देखिए समीपता का सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए दो घटना एक दूसरे से क्या है, अगर पास पास है तो संबंधित होती हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 बजे की टाइमिंग के आसपास का टाइम देखना, अगर कोई बच्चा स्कूल में गया है या टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो 2 बजे के आसपास है ना, ऑटोमेटिक बच्चे को भी और टीचर को भी ये हो जाता है कि भी बेल बजेगी और छुट्टी हो जाएगी, हमें घर पे जाना है ना। वो ऐसा नहीं करेक्ट 2 बजे के पास ही होगा, नहीं 2 बजे से पहले ही थोड़ा सा ये होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अब हमारी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समीपता का नियम, कि आसपास, ठीक है, आसपास टाइम हुआ तो छुट्टी हो जाएगी। तो सेकंड आपका है अनुकूलन, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये सारे अनुकूलन हो गया, आत्मसात ही हमारे किन्होंने दिए थे, प्याजे जी ने दिए थे। वाइगोत्स्की जी ने कौन सी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी थी। तो देखिए फोर्थ आपका आंसर है संस्कृति एवं भाषा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक एवं संस्कृति भी बोल सकते हैं, संस्कृति एवं भाषा भी हमारे वाइगोत्स्की जी ने ही दी थी। ठीक है, संस्कृति से रिलेटेड करके आप चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है। देखिए जैसे बच्चा 2 साल का होता है ना, तो उसे पता लग जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो 2 साल के बच्चे को लिंग पहचान स्थापित हो जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अहम केंद्रियता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जीन पियाजे की थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, और ये हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं पियाजे में से। और आप ये वाली थ्योरी तो जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल से जरूर देख कर जाएंगे, मैंने बिल्कुल नोट्स के थ्रू समझाया हुआ है चैनल पर। ठीक है, और लिंक भी मैं दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर हो पाएगा तो मैं लिंक भी दे दूंगी। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं अपना ना, अहम केंद्रिता का गुण है, अहम केंद्रिता के पहले नाम पे ही चलते हैं। अहम का मतलब होता है स्वयं, केंद्रिता यानी कि केंद्र यानी कि खुद को केंद्र मानना, है ना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, खुद पे ज़्यादा केंद्रित होना। ठीक है, तो बताइए कौन सी अवस्था का ये गुण है। पहला है आपका संवेगात्मक गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये कितने से, ये 0 से लेकर 2 साल तक होती है। देखो इतने छोटे बच्चे को ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है ना, या तो वो गोदी में ही रहता है, उसको ज़्यादा पता होता नहीं है। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर 7 साल की जो अवस्था होती है। अब इसमें बच्चा क्या है, अपने आप को केंद्र मानकर सारी चीज़ें, अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए ना, वो ये नहीं देखता कि अगले इंसान को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, तो बच्चा जिद पकड़ के नहीं बैठ जाता कि मुझे चाहिए, उसको वो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए, है ना। तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का अहम केंद्रिता का गुण होता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल भी नहीं, 7 से 11 साल का बच्चा तो बड़ा हो जाता है, समझने लग जाता है
है ना, कि क्या ठीक है क्या गलत है। और फोर्थ आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नहीं ये भी नहीं होगा, ये आपकी और बड़ी स्टेज हो जाती है ना, तो 11 से अबव ये स्टेज होती है, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, एक बच्चे के 100 में से 47 मार्क्स आए हैं। ठीक है, सीसी पैटर्न के अनुसार बताइए वो कौन सी ग्रेड में काउंट होगा। देखिए आप लोगों को पता होगा जो 90 से 100 नंबर अगर बच्चा लेता है तो उसकी होती है A1 ग्रेड। ठीक है, आगे 80 से 90 अगर बच्चा लेता है तो उसकी होती है A2 ग्रेड। ठीक है, आगे 70 से अगर 80 के बीच में नंबर आते हैं बच्चे के तो उसकी मानी जाती है अपनी B1। ठीक है, 60 से 70 के बीच में होता है आपका B2। देखो 10-10 नंबर का इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके आगे जो 50 से 60 नंबर की आपकी मानी जाती है क्या, C1। और उसके बाद 10 नंबर फिर से पीछे चलो, जो आपकी होगी 40 से 50 नंबर की जो मार्किंग होती है वो आपकी काउंट होती है किसमें, C2 में काउंट होती है। ऐसे ही आप इससे और नीचे जाओगे फिर आपकी D ग्रेड आ जाएगी। ठीक है, तो 40 से 50 47, 40 से 50 के अंडर में ही है ना, इसी के बीच में है। जो आपका 47 है वो कितने में, 40 और 50 नंबर के बीच में ही है ना, तो कौन सी ग्रेड हो जाएगी आपकी, C2 ग्रेड हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहते हैं, नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों से के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। ठीक है, 3 जोड़े बिल्कुल ठीक दे रखे हैं और एक पेयर है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पहला अनुकूलन अनुबंध अनुक्रिया। ठीक है, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। बताइए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स किन्होंने दिया था, इस पर हमने कल भी डिस्कस किया था। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए पिछले वाले पेपर में डायरेक्ट पूछा हुआ था कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो हमने कंडीशनिंग पर आंसर लगाया था, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन में है, जो अनुकूलन है अनुबंध अनुक्रिया है वो किन्होंने दे रखी है यहाँ पर, वुल्फ एंड रीड ने। लेकिन ये हमारी किन्होंने दी थी, पावलोव जी ने दी थी, है ना। हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, सेकंड देखते हैं अंतर्दृष्टि यानी कि सूझबूझ का सिद्धांत। बिल्कुल देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझबूझ का सिद्धांत। जैसे उसमें सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, कि चिंपैंजी था उसका नाम सुल्तान था, है ना, वो बनाना वाला, मैंने एक वीडियो में बता रखा था, है ना। तो वो उन्होंने ये किन्होंने किया था, वर्तिमर एवं कोहलर ने। बिल्कुल गेस्टाल्टवादियों ने भी बोल सकते हैं इनको, क्या बोलते हैं, जो वर्तिमर एवं कोहलर है इनको क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी भी बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, तो अगर ये आ जाए गेस्टाल्टवादी तो भी आप ठीक ही करके आना। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि SR थ्योरी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्टाइमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। किन्होंने दी थी, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये SR की, किन्होंने दी थी, थॉर्नडाइक जी ने दी थी, है ना। तो थॉर्नडाइक ठीक लिखा हुआ है इधर। ठीक है, और फोर्थ देखते हैं पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत किन्होंने दिया था, हॉल एवं स्किनर ने दिया था। ठीक है, तो ये पुनर्बलन का सिद्धांत मैंने बताया भी था, एक कबूतर नहीं था, कबूतर के आगे वो दाने डाल रहे थे, है ना, तो कि भाई लेफ्ट साइड बार बार गर्दन करेगा तो उसको इतने दाने मिलेंगे, ये वो वाली थ्योरी है। ठीक है, नहीं तो मैं इसकी सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी अधिगम से रिलेटेड, है ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो सबसे अलग है वो कौन सा है, जो रोंग है वो कौन सा है आपका, फर्स्ट रोंग है, बाकी तीनों क्या है बिल्कुल पेयर ठीक है। अगला 17th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नांक में से कौन सी सही नहीं है। देखिए आप लोग को पता होगा फ्रायड जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था अपना, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, है ना, यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत को किस में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस थी इनकी, पहली थी ओरल, ये यहाँ पर दी हुई है, ओरल स्टेज थी, एनल स्टेज थी, ठीक है, लेटेंसी स्टेज थी, अगली फोर्थ थी आपकी फैलिक थी, है ना, और एक आपकी क्या थी, जेनिटल। ठीक है, हिंदी में मुख्य, गुदा, गुप्त, और एक लैंगिक थी और एक जननांग थी। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस थी, 5 स्टेजेस दी थी फ्रायड जी ने। जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये वाला आइकॉनिक अवस्था है ना,
आइकॉनिक स्टेज ये किन्होंने दी थी? ब्रूनर जी ने दी थी, है ना, ब्रूनर जी ने दी थी। तो ये यहाँ पर फोर्थ जो आंसर आपका ये हो जाएगा आपका रोंग। ये हमारा फ्राइड का विकास की एक अवस्था नहीं है, बल्कि किसकी अवस्था है? ब्रूनर जी के सिद्धांत की अवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 16, अब ये 17 क्वेश्चन है। देखिए कैसे घुमा घुमा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पेपर आ रहे हैं ये सारे, मतलब थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, क्वेश्चंस वही हैं। किसी के क्वेश्चन का आंसर बना दिया, अगले बार आंसर का ही क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष की आयु तक एट द एज ऑफ 3 ईयर्स हाउ मैनी वर्ड्स लर्न बाय ए चाइल्ड। ठीक है, 3 साल तक बच्चा कितने शब्द सीख लेता है? तो 3 साल तक का बच्चा 1000 के करीब शब्द सीख लेता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? ठीक है, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी में देखते हैं फर्स्ट, धारा प्रवाहिता यानी कि फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होता है? एक बारी में आपको बहुत सारे आइडिया आ जाना, ऐसे होता है ना जैसे बल्ब जल गया, बहुत सारे आइडिया धड़ाधड़ आपके दिमाग में आएंगे। तो भाई ये तो आने ही आने चाहिए इस क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, आइडिया हो गए तो अभी तो आप कुछ चीज़ क्रिएट कर पाओगे। अच्छा, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल लचीलापन होना चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ पे स्टक नहीं हो सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई आइडिया ठीक नहीं लग रहा है तो आप क्या है उसमें तोड़ मरोड़ के कुछ उसको अलग से कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड है आपकी मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, बिल्कुल क्रिएटिविटी उसी चीज़ को बोलेंगे जो कुछ अलग हो। ठीक है, मौलिक हो, ओरिजिनल हो, कुछ अलग हो, दूसरों की कॉपी करके ना बनाई गई हो। ठीक है, और फोर्थ आपका स्मृतिकरण यानी कि मेमोराइजेशन, नहीं स्मृति करना, किसी चीज़ को याद करना, ये क्रिएटिविटी का कोई भी तत्व नहीं है, है ना। तो ये जो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई नई चीज़ करनी है, कुछ नया करना है ना। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? देखिए मैं आपको बिल्कुल ना सिंपल लैंग्वेज में इसको बताती हूँ। आपने कई बार देखा होगा, कईयों के मम्मी पापा की हाइट बहुत लंबी होती है, लेकिन बच्चा क्या है छोटी हाइट का हो जाता है ना। या हो सकता है मम्मी पापा का कलर कुछ अलग कॉम्बिनेशन हो, भाई फेयर कलर के हो, या बच्चा थोड़ा सा ब्राउन या थोड़ा मतलब अलग कलर का हो जाता है, थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है, मतलब कुछ भी ऐसे गुण। या फिर जैसे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी उल्टा, या फिर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है। यानी कि कोई ऐसा गुण जो बच्चे को अपने माँ बाप के विपरीत मिला हो, उल्टा मिला हो, यानी कि उसके मम्मी पापा में अलग गुण था और बच्चे में आ गया दूसरा गुण। तो ये सामान्य अर्थ है इसका। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा नियम कहलाता है? देखिए ये हमारा गाल्टन जी ने दिया था। ठीक है, गाल्टन जी ने दिया था कौन सा? प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रत्यागमन उल्टा। ठीक है, इसको उल्टा गुण भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने मम्मी पापा से विपरीत गुण लेकर पैदा होता है। ठीक है, वंशानुगत उसमें उल्टे गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ही हमें मिल गया। ठीक है, अगला 21 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसने मानसिक आयु शब्द से पहले परिचित कराया? देखिए ये ध्यान में रखना, पहली बात तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है। अब इसमें से ना कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे ना इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्पेशल वीडियो भी बना रखी है इसमें मेंटल एज के ऊपर ना, कि मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किन्होंने यूज किया था, ये फॉर्मूला मानसिक आयु के ऊपर फॉर्मूला किन्होंने बनाया था। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रखी है इसकी, इसमें से कई सारे 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है आपका मानसिक आयु शब्द, शब्द की यहाँ पर बात हो रही, ध्यान दे लेना इस चीज़ पर, से सबसे पहले किन्होंने परिचित करवाया था? आपके करवाया था ये अल्फ्रेड बिने जी ने करवाया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू AAMD एंड APA व्हाट इज़ द IQ रेंज ऑफ सेवरल मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन? देखिए अगर आपने IQ वाला चैप्टर किया होगा ना, बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये AAMD क्या दे दिया, APA क्या दे दिया, ये एसोसिएशन होती हैं। ठीक है ना, ये क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल
डेफिशिएंसी, ठीक है। ये जो एसोसिएशन होती है ना, इनका नाम होता है, जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन होती है वही तो रेंज डिसाइड करती है ना कि इतना बच्चा इस वाली कैटेगरी में रखना है, इतना बच्चा, इतनी आईक्यू वाला बच्चा इस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। और एपीए आप लोगों को पता होगा क्या होती है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है अमेरिका की। तो इनके अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालक कौन सी आईक्यू के बीच में आएगा, यानी कि सेवरल मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन की आईक्यू कितनी होती है। ये मैंने ना इतना डीपली चैनल पर समझा रखा है विद ट्रिक्स के साथ। देखिए अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे ना तो वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बता रखी है कि इमली, इडली, मॉर्निंग, है ना, बोरिंग, तो ई से जैसे इडियट, आई से इम्बेसाइल, ठीक है, यानी कि मूड जिसको बोलते हैं, मूड बोल दो, इम्बेसाइल हीन बुद्धि वाला बोल दो। तो ये मैंने पूरी रेंज बता रखी है कि इसकी आईक्यू कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, ट्रिक्स के साथ बता रखी है फनी वे में ना। तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। अब इसका हम आंसर देखते हैं। लेकिन जो अमेरिकन एसोसिएशन थी ना, उन्होंने जो 20 से जो 35 आईक्यू वाला बच्चा था ना, उसको किस में माना है, गंभीर मानसिक मंदता के अंदर माना है, ठीक है, सेवरल मेंटल रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग माना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को बुद्धि लब्धि का आईक्यू का चैप्टर अगर करना है बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ, फनी ट्रिक्स के साथ, तो आप चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में बुद्धि लब्धि करके ऐसे लिंक दे दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है। देखिए क्या कहा गया, मिथ्या परिपक्वता काल। रोज ने बाल विकास को क्या 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है ना। इधर कौन कौन सी, देखो रोज ने 4 अवस्था बताई हैं अपनी ना बाल विकास की, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था और एक वयस्कावस्था, ये चारों रोज ने बता रखी है। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कौन सी है, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या खुद को बड़ा मानने की कोशिश करता है लेकिन वो बड़ा होता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है, जो 10, 11, 12 साल का बच्चा होता है बाल्यावस्था में, वो क्या होता है, देखिए बाल्यावस्था आप लोगों को पता होगा 6 से 12 साल होती है, लेकिन उसमें क्या है 10, 11, 12 साल का जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप को थोड़ा बड़ा मानने की कोशिश करता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, हालांकि उसमें इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रोज ने बाल्यावस्था को क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, यानी कि मैच्योरिटी। देखिए सूडो, सूडो जो वर्ड होता है ना, सूडो का मतलब भी क्या होता है, नकली। सूडो का अगर मैं मतलब बताऊँ ना तो नकली, नकली अवस्था, मतलब कि बच्चा क्या है रियल में होता नहीं है बड़ा, लेकिन वो क्या अपने आप को मानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आगे होगा आपको ये क्वेश्चन समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों के द्वारा ले गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। देखिए असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन बाय स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली एट द एंड ऑफ यूनिट यूजिंग क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट आ गया है, ठीक है। मैंने क्राइटेरिया से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन शायद कराया है इस टेस्ट में। क्राइटेरिया में क्या होता है, हम डिसाइड कर देते हैं कि बच्चे को इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं। जैसे हम क्या फाइनल एग्जाम में करते हैं ना कि बच्चे को 33% में पास होना जरूरी है, क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिट की बात की गई है, ठीक है, कि हर बार यूनिट के बाद क्या है टेस्ट लिया जाता है जिसमें क्राइटेरिया निर्धारित है। और जहाँ पर क्राइटेरिया निर्धारित होता है ना, तो समझ लेना वहाँ पर ऐसे समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। और वो कब होता है, एक टाइम के बाद होता है, रेगुलर टेस्ट नहीं होता उसमें कि हम रेगुलर बेस पर बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं उसमें क्राइटेरिया जहाँ पर निर्धारित हो गया ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके का पीरियड होता है, टाइम होता है, ठीक है। जैसे हमने 1 महीने के बाद लेना है, 6 महीने के, मोस्टली तो इसमें हम कैसे लेते हैं, या तो 6 महीने में, क्या हो गया, मोस्टली तो हम इसमें किस में 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, ऐसे 6 माह, 9 माह और एनुअल जो एग्जाम होते हैं वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये दे दिया है कि हर एक यूनिट के बाद, लेकिन यूनिट के बाद ठीक है, लेकिन आगे भी तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। क्राइटेरिया किसका, एक मार्क्स का ही तो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो वो निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए क्या होता है, अविरत मूल्यांकन होता है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, नहीं कॉन्टिन्यूस थोड़ी ना होता है, हम रेगुलर बेसिस पर थोड़ी ना मूल्यांकन करते हैं, वो तो हम एक फिक्स टाइम के बाद करते हैं, ठीक है, कि मान लो 1 यूनिट आपकी 1 महीने में फिनिश हो गई तो आपको टेस्ट लेना है बच्चों का, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा पीरियडिकली ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि नियतकालीन मूल्यांकन, एक फिक्स पीरियड के बाद हमें टेस्ट लेना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है,
आरंभिक बाल्यावस्था का आयु समूह काल क्या होता है? देखिए, वैसे तो है ना बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे कईयों ने तो क्या है, बाल्यावस्था को कहाँ से कहाँ तक माना है, 6 से 12 साल तक की एज में माना है, ठीक है। कईयों ने क्या किया है, 2 साल से लेके 12 साल तक की एज को बाल्यावस्था में माना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सामान्य बात है ना, सामान्य उसके बारे में बात करेंगे। कंफ्यूज मत होना इस वाले क्वेश्चन में। अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी उम्र बताएंगे, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दे रखा किसी भी मनोवैज्ञानिक का, तो सामान्य रूप से जो विभाजित किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो जनरली है 0 से लेकर 2 साल की जो एज होती है उसको शिशु अवस्था बोला गया है। 2 से जो 12 साल की जो उम्र होती है उसको बाल्यावस्था बोला गया है। और उसमें भी 2 से जो बाल्यावस्था को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाल्यावस्था लिख लेना, इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 2 से लेकर 6 साल की एज होगी ना उसको बोला जाता है आरंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। और जो 6 से 12 साल की उम्र है ना उसको बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। अगर किसी का नाम दे रखा है कि हरलोक के अकॉर्डिंग, डॉक्टर जोन्स के अकॉर्डिंग, तो आपको एज अलग से देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर जनरल की बात हो रही है, सामान्य बात पूछी गई, किसी का नाम नहीं ले रखा, तो जनरली हमारी एज क्या मानी जाती है, 0 से 2 साल तक की अपनी होती है शिशु अवस्था, 2 से 12 साल तक आपकी होती है बाल्यावस्था, और 12 से 18 साल आपकी होती है किशोरावस्था, ठीक है। अब बाल्यावस्था को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो जो 2 से 6 साल तक होती है वो क्या होती है आपकी आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक का मतलब क्या है, एक तरीके से प्री चाइल्डहुड ना, इसमें 2 से 6 साल का बच्चा क्या करता है, प्ले स्कूल में जाता है एक तरीके से, है ना। तो प्री प्री यानी कि प्ले, है ना, स्कूल से पहले की जो अवस्था होती है। और 6 से जो 12 साल का बच्चा होता है एक तरीके से प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो उसको उत्तर बाल्यावस्था बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया संबंधित क्या है। देखिए, डिसलेक्सिया कल का हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्या होता है, एक तरीके से पठन विकार होता है, वर्तनी से संबंधित विकार होता है। हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें बच्चे क्या है, जैसे वॉज है, ठीक है, वॉज को क्या पड़ेगा, स पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर को क्या पड़ेगा, अनक्लियर पड़ेगा। तो बच्चे को क्या पठन विकार होगा और वर्तनी से संबंधित उसकी क्या होंगी, गलतियाँ होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स उसकी होंगी, ठीक है। तो ये किस तरीके का विकार होता है एक तरीके से, तो देखिए मानसिक विकार, पठन विकार। देखिए इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, है ना, पठन विकार होता है बच्चे को, बच्चा वॉच को सा पढ़ता है, ठीक है। कई केसेज में मैंने खुद से भी ये देखा कि बच्चा क्या है, इज को ना इन पढ़ता है, जहाँ पर इज आता है ना वहाँ पर इन पढ़ता है, और इन जहाँ पर आता है ना उसको इज पढ़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरीके से डिसलेक्सिया से संबंधित विकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय की अवधि के लिए किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, जब हम एक ही सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, ठीक है, यानी कि अनुदैर्ध्य अध्ययन हम इसको बोलते हैं। देखिए जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, मान लो कोई मनोवैज्ञानिक है, वो क्या करता है, बच्चों को कई सालों तक ऐसे ऑब्जर्व करता रहता है कि बचपन में अगर किसी बच्चे के साथ जो व्यवहार हुआ है वो बड़े होने पर उसके मानसिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखी होंगी मनोवैज्ञानिकों ने कि बचपन में जैसा व्यवहार बच्चे के साथ होता है, बड़े होकर उसका मानसिक विकास उसी तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। या फिर किसी मनोवैज्ञानिक ने ये शोध किया कि 2 जुड़वां बच्चे हैं, ठीक है, कई सालों तक अध्ययन किया होगा, तभी पता चलेगा कि 2 जुड़वां बच्चे हैं, उनमें क्या क्या सिमिलरिटी हैं, क्या क्या डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में एक ही चीज़ पर बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। मोस्टली जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत लंबे समय तक क्या है, किसी भी या तो किसी ग्रुप पर या बच्चों पर या जानवर पर बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है जीवन वृत्तांत अध्ययन, ये क्या होता है। देखिए ये आप उस तरीके से समझ सकते हैं। अब मुझे मूवी का नाम नहीं पता, एक वो सलमान खान और करीना की मूवी नहीं है जिसमें सलमान खान पागल हो जाता है और करीना डॉक्टर होती है और वो उसके जीवन के बारे में जानना चाहती है कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ से कि ये पागल हो गया, ठीक है। तो क्या करती है, उसकी लाइफ की हिस्ट्री की स्टडी करती कि ऐसा क्या हो गया इसकी पास्ट की लाइफ में जो आज ये पागल हो गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने बताया है, ठीक है। सेकेंड आपका ये जो सर्वे अध्ययन जो विधि होती है, इसमें क्या, मान लो कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो अपने एम्प्लॉय को भेज के ये सर्वे करवा सकती है ना कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों की कैसी धारणा है, कैसा प्रोडक्ट बच्चों को लग रहा है। या आपने देखा होगा कितनी बार तो जनसंख्या का ही सर्वे होता रहता है ना, अलग अलग टाइप के सर्वे होते रहते हैं किसी किसी चीज़ के ऊपर।
और थर्ड आपका है क्रॉस सेक्शन स्टडी, अनुप्रस्थ काट अध्ययन। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा क्रॉस करना है आपको, क्रॉस स्टडी करनी है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मान लो खेतों में क्या है बहुत टाइम तक वो कीटनाशक दवा का यूज करने से है ना लोगों में बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये बात पता है। अब उसकी क्या स्टडी करेंगे, वो बात पहले से आपको पता है, उसके क्रॉस स्टडी करेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखिए मान लो कोई डॉक्टर है, उसको ये पता है कि स्मोकिंग करने से लोगों के क्या है फेफड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसको ये बात पता है, उसके पास ये डाटा है, लेकिन फिर भी क्या है उसकी वो क्रॉस स्टडी करना चाहता है कि क्या वाकई में ऐसा होता है। ठीक है, उसके ऊपर वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा। तो आई ये बात समझिए, क्रॉस स्टडी का मतलब क्या होता है, मतलब जो जानकारी आपके पास है, डाटा मौजूद है, उसके ऊपर क्रॉस स्टडी करना, उसको और आगे लेके जाना। ठीक है, उसकी चेकिंग करना क्रॉस स्टडी कहलाता है। मेरे ख्याल से आया होगा बात समझ में। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि एक ही चीज़ पर हम लंबे टाइम तक क्या काम करते रहते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी बोलते हैं। ठीक है, आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है, डेफिनेशन दी गई है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वाला कथन किन्होंने कहा है। ठीक है, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो ये परिभाषा है ये हमारी दी है वुडवर्थ जी ने दी है। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन है जो लर्न करनी पड़ती है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। देखो हमें क्रिएटिविटी विकसित करनी है बच्चे के अंदर, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तीन ऑप्शन आपके ठीक होंगे, एक रॉन्ग होगा, और जो रॉन्ग है वही आपका ऑप्शन ठीक होगा, है ना, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्या कहता है आपका, बच्चों की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए, यानी कि बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उनको हमें रोकना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है, देखो ये तो होगा नहीं, हमें बच्चे की एक्टिविटी को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्रॉस। सेकंड है, बच्चे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, देखो बच्चा कोई भी कैसे भी हमारे सामने विचार अगर प्रकट कर रहा है तो हमें बच्चों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वो अगर हमसे अगर अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ओपिनियन हमारे अकॉर्डिंग ही हो, तो जैसे भी ओपिनियन वो शेयर कर रहा है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। थर्ड आपका, बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं, बच्चे वो चीज़ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, आपको उनका आंसर देना चाहिए, उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो ये भी हो गया। फोर्थ है, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। और लास्ट है आपका, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। देखिए अपूर्व चिंतन यानी कि नोवल थिंकिंग। क्या होती है नोवल थिंकिंग, आप लोगों की किसी एक चीज़ को अलग अलग एंगल से देखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या कोई आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, उसको अलग अलग एंगल से देखना, उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचना। ठीक है, तो ये भी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अब पता है कन्फ्यूजन कहाँ पे रहता है, बच्चों को वैसे आता होता है कि सृजनशीलता क्या होती है, ये सब कुछ आता है, लेकिन ना वर्ड ऐसे ऐसे दे देते हैं कि बच्चे उन वर्ड्स में आकर उलझ जाते हैं कि अच्छा ये क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर ये हो गया आपका नोवल थिंकिंग हो गया, है ना, तो ये थोड़ा ना शब्दों का खेल रहता है स्टेट में, तो इन पे ध्यान देना आप लोग। तो जो इसका आंसर होगा वो जो नहीं करना है अध्यापक को, वो आपका फर्स्ट, कि बच्चे की हम एक्टिविटी को नहीं रोक सकते, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है ना कई बार आ चुका है, तोड़ मरोड़ के आया हुआ ये क्वेश्चन ना, तो पहले यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए एक विद्यार्थी है, नए ज्ञान को इस तरीके से सीखता है कि जो उसने पहले से ज्ञान सीख रखा, जो उसके पहले से कंसेप्ट है, उन्हीं को वो और आगे मॉडिफाई करता है, परिमार्जित करता है, और उन्हीं को आगे क्या करता है, इलेबोरेट करता है, विवर्धन करता है। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के अधिगम को हम कहते हैं कोरिलेट लर्निंग, सहसंबंधात्मक सीखना। तो 13th का ऑप्शन होएगा फोर्थ। अब इसको समझना ये चीज़ है क्या। देखिए मान लीजिए जो आपका 3rd क्लास का मान लो मैथ का सिलेबस था, उसी को और मॉडिफाई करके, उसी को और आगे बढ़ा के, उसी को विस्तृत करके आपका हो गया 4th क्लास का सिलेबस, है ना, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया। अब 4th क्लास के सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और आगे विस्तृत किया, फिर आपका बना दिया 5th क्लास का सिलेबस। ऐसा तो नहीं होता कि 3rd का बिल्कुल ही अपोजिट था, 4th में बिल्कुल ही अलग कुछ डाल दिया, 5th में अलग। ये सारा सिलेबस क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट होकर चलता है ना।
तो इस तरीके की जो लर्निंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कोरिलेट लर्निंग कहते हैं। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि बच्चे का क्या जो कंसेप्ट है उसी में कंसेप्ट को भी वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की लर्निंग हो गई सहसंबंधात्मक लर्निंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर मैं अलग से क्वेश्चन और करा रही हूँ आप लोग को। एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था आपका एचटेट टीजीटी के पेपर में कि एक बच्चा, उसको जानवर का पता है कि जानवर क्या होता है। अब टीचर ने उसे बताया कि जो शेर हैं, चीते हैं या जंगली जो कुत्ते हैं वो क्या है, मांस खाते हैं, और एक उनका अलग से नाम होता है, क्या होता है, मांसाहारी जानवर हम उनको बोलते हैं। ठीक है, अब जो मांसाहारी जो शब्द यहाँ पर आ गया बच्चे के लिए क्या हो गया, बिल्कुल नया हो गया है ना, कि मांसाहारी जानवर क्या है, बिल्कुल अलग से शब्द आ गया मांसाहारी। तो इस तरीके की जो लर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं महाकोटि सीखना, है ना, जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना। जो इस तरीके की लर्निंग होती है ना, जो बिल्कुल ही अलग से कंसेप्ट आ जाता है, तो उस तरीके की लर्निंग को हम बोलते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग बोल दो या महाकोटि सीखना बोल दो। तो पेपर में कैसा आया हुआ था, पेपर में महाकोटि सीखना नहीं लिखा हुआ था, बल्कि सुपर ऑर्डिनेट को ही हिंदी में लिखा हुआ था, ऐसे करके सुपर ऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को रटो मत। अगर आप किसी क्वेश्चन को समझ के करते हो ना, तो वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे आप उसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। बाकी 13th का आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या है, 4th आपका आंसर है। ठीक है।